दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ये कहानी का अगला भाग है। वैशाली ने शाश्वत को टाई ढक कर लिया और बोली, प्लीज़ मत जाइए। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली की आंखें बंद थी, लेकिन उसके हाथ उसके बालों तक पहुंच गए थे। उसके होठ शाश्वत की नेक को छू रहे थे और उसकी पकड़ शाश्वत पर और कसती जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वैशाली का फ़ोन तो नहीं था, पर अब उसकी सुबह अपने आप जल्दी नींद खुल जाती थी। वैशाली ने आंखें खोली तो उसके सामने शाश्वत का फेस था और वो उसकी बाहों की गिरफ्त में लेटी थी। वैशाली के जहन में एक बार फिर कल रात के हसीन पल घूम गए। वैशाली मुस्कुरा दी और कुछ शर्मा के धीरे से शाश्वत के माथे पर किस कर लिया। फिर समय देखा तो सुबह 5 बजने वाले थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हड़बड़ा के उठने लगी, लेकिन वो हड़बड़ी में भूली गई थी वो शाश्वत की गिरफ्त में सो रही है। वैशाली ने बेचारों सी शक्ल बना ली और धीरे से शाश्वत का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन शाश्वत की पकड़ तेज थी। वैशाली समझ गई शाश्वत भी जग चुका है, लेकिन बस उसकी आंखें बंद है। पर वो बोले तो कैसे बोले, छोड़ो मुझे जाना है, आज बहुत लेट हो गया उठने में। वैशाली शांत सी लेटी शाश्वत को देखने लगी। ना वो शाश्वत का हाथ हटा पा रही थी, ना ही शर्म से कुछ बोलने की हिम्मत पड़ रही थी। ऊपर से अब उसके मन में चल रहा था। उसने शाश्वत के माथे पर किस किया। शाश्वत जग रहा है, अब पक्का शाश्वत उसको छेड़ेगा। पर वैशाली को शांत महसूस करके शाश्वत ने अपनी आंखें खोली तो वैशाली ने शर्म से अपनी नज़रें शाश्वत से चुरा ली और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो लेट हो रहा है, मुझे जाना है। शाश्वत वैशाली को देख के मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर किस करके अपना हाथ हटाते हुए बोला, जाओ। वैशाली को पहले तो यकीन नहीं हुआ शाश्वत ने उसको इतनी आसानी से छोड़ दिया, लेकिन वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। ऊपर से उसको अलग ही शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपने पैरों में पहिए लगा के उठी और सीधा बाथरूम में भाग गई। शाश्वत मुस्कुरा दिया, फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वैशाली जल्दी जल्दी रेडी हुई और अपनी पूजा की। आज उसको काफ़ी लेट हो गया था। भूमि जी ने उससे पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। आज पहली बार वो देर से उठी। अब वैशाली क्या बोलती, वो क्यों देर से उठी, पर शर्म से उसका फेस कुछ लाल हो गया था। भूमि जी कुछ समझती। उससे पहले सुषमा जी वहाँ आई और ताना मारते हुए बोली, देर रात घर पर आएगी तो कहाँ नींद खुलेगी जल्दी। हमारे समय में हम लोग सास के उठने से पहले उठ जाते थे और सारा काम करके सबके उठने का इंतज़ार करते थे, पर आजकल की लड़कियां हैं जो उल्टा सास से ही नाश्ता बनवा लेती है। वैशाली का फेस उतर गया। भूमि जी ने भी तुरंत वैशाली को किचन में बाकी का नाश्ता बनाने के लिए भेज दिया, ताकि सुषमा जी और ताने ना मारे। वो उनकी और उनकी बहू के बीच अंडरस्टैंड थी। अगर कोई और होता तो भूमि जी ज़रूर 2 बात बोल देती, पर अपनी बहन को क्या ही बोलती। इसलिए उनको यही सही लगा कि वैशाली को वो जल्दी से सुषमा जी की नज़रों से दूर कर दे। भूमि जी फिर सुषमा जी का ध्यान बटाने के लिए बोली, दीदी वो आपको जानू पसंद आई। सुषमा जी बोली, अभी उन लोगों को पता नहीं है मैं यहाँ हूँ, सोच रही हूँ पहले आस पड़ोस में पता कर लूँ, फिर उनके घर जाऊँ। भूमि जी बोली, जैसा आपको ठीक लगे दीदी। वैशाली किचन में आई तो उसके फेस पर फिर कल रात के बारे में सोचते हुए शर्म आ गई। कुछ समय बाद सभी नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। शाश्वत वैशाली को देख रहा था और वैशाली शर्म से उससे नज़रें चुरा रही थी, जिससे शाश्वत को उसको छेड़ने में और मज़ा आ रहा था। वो बार बार वैशाली से बोल रहा था, पानी का मग उठा दो, वो पोहा वाला बाउल इधर दे दो। और बाउल लेते हुए शाश्वत जानबूझकर वैशाली की उंगलियां भी छू रहा था, जिससे वैशाली और शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वैशाली अपना सिर नीचे किए धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी कि शाश्वत ने टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लिया। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। वैशाली शाश्वत से अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर शाश्वत ने उसका हाथ और अच्छे से पकड़ लिया। वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया और धीरे से बोली, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। शाश्वत नॉर्मल आवाज़ में बोला, कुछ कहा तुमने? सभी वैशाली और शाश्वत की तरफ देखने लगे तो वैशाली और असहज हो गई। शाश्वत फिर वैशाली को परेशान करने के इरादे से बोला, क्या हुआ?
बोलो क्या बोल रही थी। वैशाली बेचारी बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर की थी। कुछ समझ नहीं आता था तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू बहने लगते थे। अभी भी वही हुआ। उसने शाश्वत की तरफ देखा और अपना सिर नामी हिला के धीमी सी आवाज़ में बोली, जी कुछ नहीं। वैशाली की आंखों में आंसू देख के शाश्वत को बुरा लगा। उसने तुरंत वैशाली का हाथ छोड़ दिया। वो तो बस ऐसे ही प्यार से वैशाली को छेड़ रहा था। वैशाली तो रो ही दी। वैशाली के आंसू नहीं थम रहे थे। वो तो अपना सिर नीचे करके पानी का मग उठा के बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। बोल के वैशाली जल्दी में वहाँ से चली। शाश्वत ने तिरछी नज़रों से वैशाली को देखा, फिर जल्दी से अपना पोहा फिनिश करके बोला, मेरा हो गया। भूमि जी बोली, पर बेटा जरा सा ही पोहा खाया है, थोड़ा और कुछ खा लो। शाश्वत मना करते हुए बोला, माँ मन नहीं है। बोल के शाश्वत फिर वैशाली को आवाज़ देते हुए बोला, पानी हो गया तो प्लीज़ मेरा लैपटॉप बैग रूम से ला दो। वैशाली जल्दी से अपने आंसू पोंछ के किचन से बाहर आई और मग टेबल पर रख के बैग लेने रूम में चली गई। शाश्वत भी शिव और भूमि जी को बाय करके हॉल में आया और सीधा अपने रूम में चला गया। डाइनिंग एरिया किचन के जस्ट सामने था। सुषमा जी थी तो शाश्वत ऐसे वैशाली से बात नहीं कर पाता, इसलिए उसने बहाने से वैशाली को रूम में भेजा कि जान सके आखिर वैशाली जरा सी बात पर रोई क्यों। शाश्वत रूम में आया तो वैशाली लैपटॉप बैग के अंदर रख रही थी। शाश्वत ने डोर लॉक किया और वैशाली के पास आके उसको पीछे से हक कर लिया। वैशाली एकदम से चौंक गई और लैपटॉप उसके हाथ से छूट गया। ये तो गलीमत थी कि वो बेड पर बैग रख के लैपटॉप बैग में रख रही थी तो लैपटॉप बेड पर गिरा, और वरना नीचे गिरता तो फिर नदियाँ बहती। पर वैशाली घबरा ज़रूर गई थी। शाश्वत ने वैशाली को अपनी तरफ घुमाया और उसको अपनी बाहों में लेते हुए बोला, तुम इतनी डरती क्यों हो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची की हुई थी। वो कुछ नहीं बोली तो शाश्वत बोला, अच्छा छोड़ो, ये बताओ अभी क्यों रोई। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली। शाश्वत फिर बोला, तो तुमको मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। बोलते हुए शाश्वत ने वैशाली को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया, लेकिन इस बार वैशाली ने शाश्वत की शर्ट पकड़ ली और बोली, ऐसा नहीं है। शाश्वत बोला, अच्छा तो फिर कैसा है। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा, फिर शर्म से नज़रें झुका के हिचकिचाते हुए बोली, वो आपने सबके सामने हाथ पकड़ा तो। शाश्वत तुरंत बोला, तो तुम क्या बस इस रूम के अंदर ही मेरी वाइफ हो, 4 लोगों के सामने नहीं, जो मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। वैशाली ने फिर नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसको ही एक आईब्रो उठा के देख रहा था। वैशाली तुरंत शर्म से शाश्वत के गले लग गई और धीरे से बोली, वो आपने सबके सामने बोला कि मैंने कुछ बोला आपको, मैं क्या बोलती सबके सामने। शाश्वत ने भी वैशाली को हक कर लिया और बोला, तो तुम रोने लगोगी। वैशाली मासूमियत से बोली, मैं जान के नहीं रो रही थी, मुझे ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आया क्या करूं, और आंसू अपने आप निकल आए। शाश्वत अपना सिर नामी हिला के बोला, तो अपने आंसुओं को बोलो, थोड़ा ब्रेक लगा के रखे। ऐसे हर टाइम बाहर आना अच्छी बात नहीं है, वरना मुझे तुम्हारे आंसुओं का कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है बोल दूंगी। शाश्वत ने भी वैशाली को कस के हक कर लिया और प्यार से उसके सिर पर किस करके बाई किया और अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गया। वैशाली भी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। 1 हफ्ते बाद वैशाली का 1 हफ्ता कब गुजरा उसे समझ ही नहीं आया। शाश्वत के प्यार के साथ हर एक दिन जुगनू जैसे चमकते मुस्कुराते हुए बीत गया। इस बीच वो अपनी लाइफ की हर परेशानी तक भूल गई। हाँ, उसने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे सेल फोन रखना और घर से बाहर कदम रखना, पर उसे इस बात का कोई गिला या फिर अफसोस नहीं था। वो शाश्वत के साथ 4 दीवारों के अंदर भी बहुत खुश थी, शायद इतनी खुश जितनी वो कभी नहीं थी। सुषमा जी उसे बात बात पर ताने सुनाती थी, पर वो ताने शाश्वत के प्यार के आगे गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदों के छिड़कने जैसा था, जो 1 सेकंड बाद खुद ही उछल के उड़ जाती है। वैशाली मुस्कुराते हुए अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी कि उसको भूमि जी की आवाज़ सुनाई दी। वैशाली कपड़े वैसे ही छोड़ के नीचे हॉल में भूमि जी के पास आई तो सुषमा जी और भूमि जी दोनों बैठे थे। वैशाली भूमि जी से बोली, जी माँ आपने बुलाया। भूमि जी मुस्कुरा के बोली, हाँ बेटा, अभी तक बात पक्की नहीं थी तो तुमको बताया नहीं। जानू को तो तुम जानती हो, उसकी शादी दीदी के बेटे राहुल के साथ तय हो गई है। दीदी इसी काम से यहाँ आई थी। वैशाली बोली,
ये तो बहुत खुशी की बात है माँ, भूमि जी बोली। हाँ बेटा, और मैंने और दीदी ने ये सोचा है कि सगाई यहीं से करते हैं। मैंने पंडित जी से बात की तो उन्होंने कल का ही शुभ मुहूर्त बताया है, तो तुम तैयारियां शुरू कर दो। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले सुषमा जी बोली, बहू रानी थोड़ा मेरे स्टैंडर्ड को देखते हुए तैयारियां करना, पूरा मेरा परिवार आएगा, मेरी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी मौसी जी। भूमि जी ने गहरी सांस ली और वैशाली से बोली, बेटा तुम इवेंट मैनेजमेंट को बुला लो, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन सब मैनेज कर लेंगे और तुम्हारे ऊपर इतना लोड भी नहीं आएगा। वैसे भी आज का ही दिन है तैयारियां करने का, तुम कितना करोगी? तुम बस गेस्ट के लिए रिटर्न गिफ्ट, सगाई में खाने का मेन्यू, ये सब देख के जल्दी से डिसाइड कर लो। वैशाली ने मुस्कुरा के ओके बोल दिया। फिर कुछ सोच के भूमि जी से बोली, माँ आपका फ़ोन मिलेगा थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले को जानती नहीं हूँ, नेट पर सर्च करके नंबर निकाल के कॉल कर देती हूँ। भूमि जी ने बिना किसी सवाल के वैशाली को फ़ोन दे दिया, लेकिन सुषमा जी सवाल करते हुए बोली, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है बहू रानी? वैशाली बात को संभालते हुए बोली, वो मौसी जी, मेरा फ़ोन गिर के टूट गया था, बनवाने भेजा है। सुषमा जी बोली, अब क्या शाश्वत इतना गरीब हो गया है कि तुमको फ़ोन टूटने पर नया फ़ोन नहीं दिला सकता? वैशाली बोली, मौसी जी उन्होंने तो बोला था, पर मुझे कोई फ़ोन का काम नहीं होता तो मैंने वही ठीक होने को दे दिया। सुषमा जी तंज कसते हुए बोली, वैसे सही भी है, जिसकी जितनी औकात उसी हिसाब से काम करता है। चलो तुम बस सगाई के लिए कोई अच्छे इवेंट मैनेजमेंट वाले को ढूंढना, वरना क्या पता अपने जैसे चोल में रहने वाले को ढूंढ के बुला लो और मेरी नाक कटवा दो। वैशाली का मुंह उतर गया, पर वो कुछ बोली नहीं और अपने रूम में वापस आ गई। रात में शाश्वत आज देर से आया तो वैशाली को अभी तक जागता देख के बोला, क्या बात है मैडम, अभी तक मेरे इंतज़ार में जग रही है। वैशाली शाश्वत को देख के मुस्कुरा दी और उसके पास आके उसके कंधे से लैपटॉप बैग उतारते हुए बोली, जी आपका ही वेट कर रही थी। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, क्या बात है, पर विश्वास नहीं हो रहा। वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, आप फिर मुझे छेड़ रहे हैं? शाश्वत बोला, नहीं तो फिर तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? बोलते हुए शाश्वत की मुस्कान और बढ़ गई। वैशाली ने अपना सिरनामी हिलाया और बोली, रहने दीजिए, आपसे तो मैं जीत ही नहीं सकती। आप खाना तो खा के आए होंगे तो प्लीज़ जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर बात करते हैं। शाश्वत बोला, ओके, पर बात क्या है? घर के बाहर भी डेकोरेशन हो रही है, कुछ है क्या? वैशाली बोली, आप चेंज करके आओ फिर बताती हूँ। बोलते हुए वैशाली ने शाश्वत के हाथ में उसके कपड़े पकड़ा दिए तो शाश्वत चेंज करने के लिए चला गया। जल्द ही शाश्वत चेंज करके आया तो वैशाली ने पूरे बेड में साड़ियाँ फैला रखी थी। शाश्वत साड़ियाँ देख के बोला, क्या हुआ, तुमने ये सब फैलाया क्यों हुआ है? वैशाली मुंह बना के बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कल क्या पहनूं। शाश्वत बोला, कल क्या है? वैशाली शाश्वत के पास आई और बोली, कल मौसी जी के बेटे की सगाई है जानू के साथ अपने घर से। शाश्वत सीरियस हो गया और बोला, व्हाट? वैशाली शाश्वत को समझाते हुए बोली, जी वो माँ चाहती है सगाई अपने घर से हो। शाश्वत चिढ़ के बोला, माँ नहीं चाहती होगी, मौसी ने ही घुमा फिरा के उनको इस बात के लिए रेडी किया होगा। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या हुआ, इसी बहाने घर में रौनक हो जाएगी, मैं भी सभी रिश्तेदारों से मिल लूँगी। शाश्वत वैशाली को देखने लगा तो वैशाली बोली, वो सब छोड़िए ना, प्लीज़ मेरी साड़ी सिलेक्ट करने में मदद करिए। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और सभी साड़ियों पर एक नज़र डाल के बोला, तुम अपने लिए कोई नई साड़ी क्यों नहीं ले लेती? वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, अरे क्यों, ये इतनी सारी साड़ियाँ हैं तो। शाश्वत ने साड़ियाँ मन में काउंट की तो 6 से 7 ही साड़ी होगी, और वो भी सब 2 महीने पुरानी, और वो भी सब भूमि जी के पसंद की। जब वैशाली शादी करके घर आई थी तो उन्होंने उसको शगुन के रूप में दी थी। शाश्वत फिर बोला, पर तुम अभी जो न्यू ट्रेंड में साड़ी चल रही हो वो ले सकती हो, शादी सगाई रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती है, यही तो मौके होते हैं जो अच्छे से रेडी होने के। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, पता है आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो आप मुझे ट्रेंड में चलने वाले कपड़ों के बारे में मत बताइए। ट्रेंड तो हर दूसरे दिन बदलता है, तो क्या हर रोज़ नए कपड़े लूँगी? और रही बात शादी पार्टी की, तो जैसा आपने बोला,
शादी पार्टी रोज़ रोज़ नहीं होती है, तो उसके लिए मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? घर में मैं नॉर्मल साड़ी पहनती हूं। अभी मौसी चली जाएगी तो फिर सूट पहनने लगूंगी। फिर तो ये सब साड़ी तीज त्योहार में ही निकलेगी। और इतनी हैवी साड़ी क्या मैं अलमारी के अंदर रखने के लिए खरीदूं? इतनी क्या कम है? यही साड़ियाँ बस मैंने एक एक बार पहनी है। ना बाबा ना, मैं तो नई साड़ी नहीं लूँगी। इससे अच्छा तो उतने पैसे मैं अपनी गुल्लक में डाल लूँ। शाश्वत मुस्कुरा दिया और वैशाली की कमर में अपनी बाहें डाल के बोला, अच्छा तो तुम्हारी गुल्लक कहाँ है? वैशाली शाश्वत को देखने लगी, फिर नज़रें झुका के बोली, नहीं है मेरे पास। शाश्वत और मुस्कुरा दिया, फिर वैशाली से सवाल करते हुए बोला, पहले था। वैशाली मुस्कुरा दी और अपनी पुरानी यादें याद करते हुए बोली, हाँ मेरे पास छोटी सी गुल्लक थी। पता है मैं बस से आती जाती थी तो उससे 5 रुपए बच जाते थे। मैं उसको उसी गुल्लक में डालती थी। नहीं तो घर में बुआ आती थी तो सबको थोड़े से पैसे देकर जाती थी, वो सब। और कहीं से भी 1 रुपये भी बचता था तो मैं उसमें डालती थी। फिर पता है जब वो गुल्लक भर गई तो उसको मैंने तोड़ा और उसमें पता है 5,000 रुपये निकले। मैं कितना खुश हो गई थी। वैशाली बोल रही थी और खुशी उसके फेस पर झलक रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, फेस पर उदासी आ गई। शाश्वत को लगा शायद वैशाली को अपने परिवार की याद आ गई, तो उसने वैशाली को अपने गले से लगा लिया। लेकिन वैशाली वो पल याद करके ज़ोर से रो दी। जब उसने पैसे काउंट किए तो 5,000 रुपये देके उसकी छोटी बहन ने माँ से चुगली लगा दी कि वैशाली घर से पैसे चुरा चुरा के रखती है और आज वो सब पैसे निकाल के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। वैशाली की माँ अदिति जी ने वैशाली को चोरी करने के लिए खूब मारा था। वैशाली चीखती रही, उसने चोरी नहीं की, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। वैशाली कमाती थी, लेकिन सैलरी ऑनलाइन उसके अकाउंट में आती थी और अकाउंट भाई के कंट्रोल में रहता था, जिससे वैशाली अपने लिए उसे 1 रुपये भी नहीं निकाल सकती थी। तो अदिति जी को चोरी वाली बात पर तुरंत विश्वास हो गया था कि शायद वैशाली घर से पैसे चुरा के बाहर उड़ाती हो। उस दिन के बाद से वैशाली ने गुल्लक में पैसे डालना ही छोड़ दिया था। ये छोटी छोटी बातें ही इंसान के अंदर कितने घाव बना जाती है। कभी कभी माँ बाप बिना बच्चे को समझे उनके ऊपर इतना गुस्सा कर देते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है और वो डर डर के रहने लगता है। और वही हाल वैशाली का था। उसका बात बात पर रो देने की वजह उसका अंदर से कमज़ोर दिल था। हर बात पर डांट और मार पड़ने का डर उसके अंदर बस चुका था। तभी तो इतने सालों पुरानी बात याद करके वो आज भी बच्चों जैसे रो दी थी। और शाश्वत उसको ये समझ के शांत करा रहा था कि उसको अपने परिवार की याद आ रही है। नेक्स्ट डे शाम को सभी फैमिली मेम्बर आ चुके थे। सगाई की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। भूमि जी वैशाली से सबको मिला के बता रही थी, ये कौन है और ये कौन है। और वैशाली सबके पैर छू के सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करने में लगी थी। और सबसे कुछ खाया कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, सब पूछ रही थी। सभी वैशाली की सादगी और मिलनसार नेचर से बड़े इम्प्रेस थे, पर सुषमा जी मुँह बना के घूम रही थी। उनको वैशाली की बुराई जो किसी से करने को नहीं मिल रही थी। वैशाली छोटा हो या बड़ा, सबका ध्यान बहुत अच्छे से रख रही थी। तो सुषमा जी अगर किसी से वैशाली की बुराई भी करती तो सब ये बोलते, अरे तुमको समझने में भूल हो रही है, देखो कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है। जो सुषमा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। शिव और शाश्वत ने पार्टी में आने से मना कर दिया था, पर भूमि जी ने उनको अपनी कसम दे दी थी तो उनको आना पड़ा। शिव तो अपने कज़न के साथ थोड़ा बहुत बात भी कर रहा था, लेकिन शाश्वत एक कोने में शांत खड़ा था कि वैशाली उसके पास आई और बोली, आप यहाँ कोने में क्यों खड़े हैं, चलिए ना सबके बीच। शाश्वत बोला, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे किसी के बीच जाके शो की चीज़ नहीं बनना। वैशाली बोली, अरे आपको ऐसा क्यों लगता है, वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं और सब बदल चुके हैं, आपको भी अब आगे बढ़ना चाहिए। शाश्वत बोला, सब बदले हैं, बस आज मेरी कामयाबी देखकर, वरना कोई पूछने भी नहीं आता। वैशाली बोली, आप बेकारी ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शाश्वत बोला, अच्छा है, पर तुमको एक एडवाइस दूंगा, बात करना किसी से मिलना अच्छा है, पर किसी के दिल में ज़्यादा अपनापन मत बनाना, कल को बुरा वक्त आएगा तो ये सब फिर गायब हो जाएंगे। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और बोली, जब बुरा वक्त आएगा तब की तब देखेंगे,
आप अभी थोड़ा सबसे बस नमस्ते ही कर लीजिए। आपको अगर मामा जी ताऊ जी से बात नहीं करने में अच्छा लग रहा है तो अपने भाई बहन से ही हेलो हाई कर लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। तभी एक लड़की निया हाथ में मीठा लेकर शाश्वत और वैशाली के पास आई। वैशाली निया को देख के मुस्कुरा दी और बोली, अरे निया, तुम यहाँ कुछ चाहिए था क्या? निया थोड़ा हिचकिचा के बोली, नहीं भाभी, वो। वैशाली बोली, क्या हुआ निया? निया ने शाश्वत की तरफ देखा और उसके आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाते हुए बोली, वो भाई, ये मैं आपके लिए लाई थी। बहुत टाइम से देख रही थी आप यहाँ अकेले खड़े हो तो सोचा आपके साथ। निया बोलते हुए शांत हो गई। ये सुषमा जी की बेटी थी। परिवार में इतने मतभेद थे। कभी निया का शाश्वत से मिलना ही नहीं हुआ, पर ये निया हमेशा से सिर्फ शाश्वत से मिलना, बात करना चाहती थी। वो अपनी माँ सुषमा जी का नेचर जानती थी, पर शाश्वत उन लोगों से बात क्यों नहीं करता, उसकी वजह उसको ठीक से नहीं पता थी। पर आज जब सब साथ थे तो वो शाश्वत से बात करने आई थी। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत ने मुस्कुरा के निया के हाथ से मिठाई की प्लेट ले ली और बर्फी उठा के निया को खिलाते हुए बोला, तुमको आज भी मीठा बहुत पसंद है। निया मुस्कुरा दी और बोली, भाई आपको कैसे पता? शाश्वत बोला, जब छोटा था तो एक बार तुम्हारे घर आया था, तब देखा था तुम कैसे चीनी से रोटी खा रही थी जबकि छोले भटूरे सामने रखे थे। निया ने मुस्कुरा के कहा, आज भी मुझे चीनी रोटी बहुत पसंद है। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया। वैशाली से बोला, अच्छा आप दोनों बातें करो, मैं बाकी गेस्ट देख के आती हूँ। बोल के वैशाली चली गई तो शाश्वत निया से बातें करने लगा। उसके बारे में जानने लगा कि वो अभी क्या कर रही है। शाश्वत को निया से बात करके अच्छा लगा। उसने आज पहली अपनी किसी कजिन से बात की थी। जल्दी सगाई का समय हो गया। राहुल को निया और उनके कुछ कजिन स्टेज पर ले गए। शाश्वत और शिव दोनों साइड ही चले गए थे। उनको सबके बीच जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। निया से बात करने के बाद शाश्वत सबके बीच गया और सभी से नमस्ते भी किया, लेकिन जैसा उसका सोचना था सबने उससे एक ही बात बोली, और अब तो बड़े आदमी बन गए हो, छोटे लोगों के बीच खड़े होने में तुमको छोटा फील तो नहीं हो रहा? कभी हमारे बच्चों के ऊपर भी अपनी कृपया दृष्टि डालना। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई अच्छी पोस्ट खाली हो तो अपने छोटे भाई को लगा दो। अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाओगे तो और तरक्की होगी। शाश्वत के मन में छोटा बड़ा जैसा कुछ नहीं था। ना उसे अपने परिवार वालों में से किसी को जॉब देने से इनकार किया था, पर परिवार भी तो ऐसा होना चाहिए। वो अगर अपने परिवार में से किसी को जॉब देगा तो सबके तेवर ही अलग होंगे। उसने शिव तक को इसलिए अभी तक फैक्ट्री में अपने साथ काम करने नहीं दिया कि शिव के अंदर कभी बॉस होने का घमंड ना आए, पर क्या बोल सकते हैं, सबको पैसा ही दिखता है। उसके मामा हो गए या ताऊ जी, सब कुछ और भी तो पूछ सकते हैं, जैसे कैसे हो, अभी तक कहाँ थे, कभी घर क्यों नहीं आते। पर नहीं, सबको पैसे और अमीरी गरीबी और परिवार वालों को फैक्ट्री में जॉब देने के अलावा कुछ बात ही नहीं करनी होती है। इसलिए शाश्वत शिव के साथ साइड ही चला गया था। जल्दी जानू को भी बुलाया गया। जानू भी अपने कजिन के साथ स्टेज पर आई, लेकिन वैशाली जानू के साथ चल रहे लड़के को देख के शौक हो गई। ये मुकुंद था। वैशाली जिसके फेस पर अभी तक बस स्माइल थी, अब डर आ गया। मुकुंद ने एक नज़र सामने खड़ी वैशाली को देखा और मुस्कुरा के जानू को राहुल के बगल में खड़ा किया और साइड में बाकी लोगों के साथ खड़ा हो गया। वैशाली के पसीने छूट गए थे। मुकुंद जानू के साथ क्या कर रहा है? वैशाली शौक में खड़ी थी कि ज्योति पीछे से आई और भू कर दिया। वैशाली डर से जोर से चीख पड़ी। गाना बज रहा था। आवाज़ ज़्यादा लोगों को सुनाई नहीं दी, लेकिन आसपास खड़े लोग वैशाली को देखने लगे। ज्योति भी घबरा गई थी। ज्योति वैशाली को साइड लेकर आई और बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चीखी? वैशाली घबराई हुई ज्योति से नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, वो तुम पीछे से आई तो डर गई। ज्योति वैशाली को देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो? अभी तक घबराई हुई क्यों लग रही हो? वैशाली बोली, नहीं, वो तो इतनी लाइट्स की वजह से गर्मी ज़्यादा लग रही है तो तुमको लग रहा होगा, पर तुम बताओ इतनी देर से क्यों आई? ज्योति बोली, यार ऑफिस में काम फिनिश किया फिर निकली, रास्ते में जाम का तो तुमको पता है, इसलिए लेट हो गया। वैशाली बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ खा लो, मैं बाकी लोगों को देख के आती हूँ। ज्योति ने ओके बोला तो वैशाली घबराहट से जल्दी से वहाँ से चली गई और सीधा घर के अंदर आ गई। ज्योति फिर इधर उधर नज़रें घुमा के किसी को ढूंढने लगी। वैशाली अंदर आते ही
एक कोने में छुप के रोने लगी और खुद से बोली, ये कैसे हो सकता है, अब मैं क्या करूँगी, अगर इनको कुछ पता चल गया तो। वैशाली खड़ी आंखें भींचे रो रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वैशाली ने चौंक के अपनी आंखें खोली तो सामने मुकुंद खड़ा था। वैशाली और घबरा गई और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम यहाँ? मुकुंद मुस्कुरा के बोला, हाँ मैं। तुमको मुझे यहाँ देख के खुशी नहीं हुई क्या? खुशी? वैशाली को तो अपने उस पल पर रोना आ रहा था जब उसने मुकुंद को करारा जवाब नहीं दिया कि मत करो मेरा पीछा। काश उस समय उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी होती और मुकुंद को सीधा ना बोल दिया होता तो उसको ये दिन ना देखना पड़ता। वैशाली खड़ी सोच रही थी कि मुकुंद फिर बोला, उस शाश्वत को पता चल गया क्या? तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ जा रहा है, तब से तुम घर से बाहर भी नहीं निकली। उस शाश्वत ने तुमको घर में कैद करके रखा है क्या? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। देखो अब देर मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं भी इतने दिन यहाँ नहीं रुक सकता। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। वैशाली कोई जवाब देती मुकुंद को, उससे पहले वैशाली को शिव की आवाज़ सुनाई दी, टीचर कहाँ हो? वैशाली की सांस अटक गई। वो घबराहट से भागने का रास्ता ढूंढने लगी कि मुकुंद ने वैशाली को दोनों बाजू से पकड़ा और बोला, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैशाली ने तुरंत मुकुंद के हाथ झटक दिए और उससे दूर हो गई। मुकुंद ने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी पॉकेट से डाइवोर्स पेपर निकालते हुए बोला, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कल रात तुम मेरे साथ भाग चलना। मैंने हम दोनों की टिकट बुक करके रखी है और ये डाइवोर्स पेपर तुम उस दिन भूल गई थी। आज ही शाश्वत को ध्यान से दे देना और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसने तुमको मारा तो नहीं ना? अगर वो तुम पर हाथ उठाई तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं तुमको लेने आ जाऊँगा। अपनी बात बोल के मुकुंद वैशाली के हाथ में पेपर रख के चला गया। वैशाली तो सदमे में खड़ी रह गई। वैशाली को अब अपने ऊपर गुस्सा साथ में रोना दोनों आ रहा था। वो इतनी डरपोक, इतनी डम कैसे हो सकती है? एक अनजान लड़का उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर रख के चला गया और वो बस खड़ी उसकी बकवास सुनती रही। वैशाली खड़ी थी कि शिव उसको ढूंढते हुए उसके पास आया और बोला, टीचर तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब तुमको ढूंढ रहे हैं। वैशाली ने शिव को देख के पेपर अपने पल्लू में छुपा लिया और बोली, हाँ वो बस चेक करने आई थी, गैस ऑफ है या नहीं। शिव बोला, ओके अब चलो। वैशाली शिव के साथ बाहर आ गई तो सगाई हो चुकी थी, सभी फ़ोटो खींच रहे थे। वैशाली ने भी शाश्वत, शिव और भूमि जी के साथ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो क्लिक करवाई, पर उसकी आंखों में डर था। सामने लोगों की भीड़ में मुकुंद खड़ा उसको देख के मुस्कुराए जा रहा था। वैशाली फिर परिवार के लोगों के साथ बिजी हो गई थी, लेकिन अब उसके फेस पर कोई रौनक नहीं थी। एक दो लोगों ने उसको टोका भी तो उसने ये बहाना बना दिया कि बस थोड़ी थकान हो गई है। जानू भी वैशाली को देख के मुस्कुरा रही थी, ये सब उसका ही तो प्लान था। अगर वैशाली मुकुंद के साथ नहीं भी गई तो वो शाश्वत को मुकुंद के बारे में बता देगी और वैशाली और उसके बीच लड़ाई होगी और उसका फ़ायदा जानू उठाएगी। फिर कुछ भी करके राहुल से सगाई तोड़ के भूमि जी को इमोशनली फंसा के शाश्वत से शादी कर लेगी। शिव भी सभी से बात करने में लगा था कि उसकी नज़र मुकुंद पर पड़ी। शिव को मुकुंद कहीं देखा देखा सा लगा। शिव मुकुंद के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में उससे ज्योति टकरा गई। ज्योति को देखते ही शिव का मुंह बन गया और वो साइड से होकर निकलने लगा तो ज्योति उसके सामने आ गई। शिव कुछ नहीं बोला और फिर साइड से निकलने लगा तो ज्योति फिर उसके सामने आ गई और बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। शिव बोला, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैंने तुमको पहले ही सॉरी बोल के बात ख़त्म कर दी और मुझे चीज़ें खींचने का कोई शौक़ नहीं है, तो प्लीज़ साइड। ज्योति बोली, पर मुझे भी तुमसे सॉरी बोलना था। शिव ज्योति को आंखें छोटी करके देखने लगा तो ज्योति बोली, सॉरी? तुम उस दिन बस सॉरी बोलने के लिए आई, तुम तो सॉरी बोल के चले गए। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ गलती मेरी भी बराबर की थी। तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास, ना ही वैशाली का कॉल लग रहा था, वरना उससे नंबर ले लेती तुम्हारा और सॉरी बोल देती। पर कोई ना, अभी सही। सॉरी यार, थोड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे, तुमने मुझे चोर ठगी बोला तो। ज्योति बोल रही थी, लेकिन शिव ने बिना ज्योति की पूरी बात सुनी इट्स ओके कहा और साइड से निकल के 2 कदम बढ़ाई था कि ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम बस फॉर्मेलिटी के लिए इट्स ओके बोल रहे हो ना, बाकी तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। शिव चिढ़ते हुए बोला, देखो तुमने सॉरी बोला,
मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी तुम्हारे जैसे मुझे 1000 टाइम सॉरी सुनने का कोई शौक़ नहीं है। सॉरी एक बार बोलो या 1000 बार, सॉरी वही रहता है। और तुम कोई नहीं हो जिसके सॉरी बोलने ना बोलने से मुझे फ़र्क पड़े। तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। पार्टी में एंजॉय करने आई हो, एंजॉय करो और जाओ। बोल के शिव चला गया और मुकुंद को ढूंढने लगा। ज्योति ने अपना मुंह बना लिया। वैशाली की नज़रें भी मुकुंद को ढूंढ रही थी, पर डर से। वैशाली बच्चों को खाना खिला रही थी कि शाश्वत उसके पास आके बोला, क्या मुझे कोई खाना खिलाएगा? वैशाली थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी और झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बताइए, मैं ले आती हूँ आपके लिए। तभी एक वेटर एक प्लेट में खाना लेकर आया तो शाश्वत ने उससे प्लेट ली। फिर वैशाली को वहीं चेयर पर बैठा के बोला, खाना तो मैं भी जाके ले सकता हूँ, पर शायद तुमने सुना नहीं। मैंने बोला, क्या कोई मुझे खाना खिलाएगा? वैशाली शाश्वत को देखने लगी। उसको शाश्वत की बात ठीक से समझ नहीं आई। आती भी कैसे? दिमाग में मुकुंद का डर जो था। शाश्वत ने फिर एक निवाला तोड़ा और वैशाली के मुंह में रखते हुए बोला, छोड़ो मैं ही खिला देता हूँ। वैशाली को अब समझ आया, शाश्वत वैशाली को हाथों से खिलाने की बात कर रहा है। वैशाली फिर सोच में पड़ गई। शाश्वत ने अपना सिरनामी हिलाया और बोला, अब तुम अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना। बस ऐसे ही छेड़ रहा था तुमको। बहुत देर से देख रहा हूँ, फेस उतरा हुआ है। थक गई हो तो बैठ सकती हो। किसी ने पनिशमेंट नहीं दी है तुमको। सब अपना खाना लेकर खुद खा सकते हैं। तुमको सबको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत उसको फिर निवाला खिलाते हुए बोला, सुबह से बस भाग रही हो, ना नाश्ता अच्छे से किया, ना ही लंच। डिनर का तो भूल ही जाओ। खाना नहीं खाओगी तो थकान तो फील होगी और फेस लटक जाएगा। शाश्वत की बातें सुन के वैशाली की आंखें भर आई थी। शाश्वत उसका उदास फेस देख के ये समझ रहा था कि वो थक चुकी है और उसको खाना खिलाने आ गया। कितना प्रेम है शाश्वत के अंदर। और शाश्वत जैसे अच्छे इंसान के बारे में वो गंदा मुकुंद क्या क्या नहीं बोल गया, और वो शाश्वत के पक्ष में एक शब्द नहीं बोली। जब उसकी गलती नहीं है, वो क्यों इतना डर रही है? वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत उसके सिर पर मारते हुए बोला, तुमने अभी तक अपने आंसू को समझाया नहीं ना। वैशाली ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और अपने आप को मजबूत करते हुए इस बार सच में मुस्कुरा दी और एक निवाला तोड़ के शाश्वत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सोच रही हूँ हमेशा प्लेट में खाना परोस के देती हूँ, आज अपने हाथों से खिला दूँ। खाने वाले को मेरे हाथों से खाने में कोई दिक्कत तो नहीं। शाश्वत ने तुरंत मुंह खोल के खुद ही वैशाली के हाथों से निवाला खा लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। वैशाली भी मुस्कुरा दी, लेकिन अब उसने सोच लिया था उसको क्या करना है। बहुत हो गया मुकुंद का। किसी ऐरे गहरे इंसान के लिए वो शाश्वत जैसे अच्छे इंसान को हर्ट तो बिल्कुल नहीं होने देगी। अपनी शादीशुदा जीवन में मुकुंद नामक ग्रहण तो कभी नहीं लगने देगी। रात को सभी गेस्ट चले गए थे, पर सुषमा जी और उनकी फैमिली रुक गई थी। जानू की फैमिली ने कल सभी को लंच में इनवाइट किया था, तो सुषमा जी ने ओके बोल दिया था। राहुल ने जानू से बात करने की कोशिश की, लेकिन जानू बड़ी चालाकी से राहुल से बच के अपनी फैमिली के साथ अपने घर चली गई थी। सभी फिर सोने चले गए। नेक्स्ट डे शाश्वत नाश्ता करके अपनी फैक्ट्री निकल गया था और शिव सुषमा जी को झेल रहा था। इतना ही बहुत था, वो उनकी पूरी फैमिली को नहीं झेल सकता था। उसको बस सुषमा जी की फैमिली में निया का नेचर ही समझ आया था, इसलिए वो निया को बाहर घुमाने के बहाने घर से बाहर चला गया। निया भी बहुत खुश थी, शिव के साथ भैया भैया करके घूम रही थी। शिव को भी उसका भाई बोलना अच्छा लग रहा था। वैशाली का तो सारा समय सबकी खातिरदारी में जा रहा था। सुषमा जी के हस्बैंड भी रुके थे, जिसकी वजह से सुषमा जी थोड़ा और रौब दिखा रही थी कि देखो मेरे मायके में, मेरी बहन के घर में मेरी कैसी इज्जत है, मेरी कितनी चलती है। इसलिए वो वैशाली को बार बार काम बता रही थी। ऐसे ही दोपहर हो गई और सुषमा जी अपने हस्बैंड बेटे और भूमि जी के साथ जानू के घर जाने को रेडी हो गई। राहुल ने वैशाली से कहा, भाभी आप भी चलिए। सुषमा जी का मन तो नहीं था वैशाली चले। वो वैशाली को और काम जो बताने के इरादे में थी, पर राहुल ने बोला तो सुषमा जी के हस्बैंड भी बोलने लगे, बेटा घर में अकेली क्या करोगी, चलो हमारे साथ। भूमि जी भी चलने को बोलने लगी, तो सबके बोलने पर वैशाली भी रेडी हो गई और सभी जानू के घर पहुंच गए। जानू की फैमिली ने सुषमा जी और बाकी सबका अच्छे से स्वागत किया। सभी साथ में बैठ गए।
जानू के पेरेंट्स और सुषमा जी की फैमिली सभी बातें करने में लगे थे। राहुल की नज़रें तो बस जानू को ढूंढ रही थी कि जानू मुकुंद के साथ सबके लिए पानी और कुछ नाश्ता लेकर आई। मुकुंद को जानू के घर में देख के वैशाली के फिर होश उड़ गए। मुकुंद जानू के घर में क्या कर रहा है, वैशाली सोच रही थी। मुकुंद ने एक नज़र वैशाली को देखा और सबको पानी देने लगा। मुकुंद वैशाली के सामने आके रुका और धीरे से बोला, रेडी होना, शाम की ट्रेन है हमारी। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। मुकुंद ने वैशाली के हाथ में पानी का गिलास पकड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वैशाली ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ लिया। मुकुंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मुकुंद सबकी बहुत खातिरदारी कर रहा था और सुषमा जी की नज़रों को भा भी गया था। सुषमा जी ने मुकुंद से पूछ ही लिया, बेटा तुम क्या करते हो? मुकुंद एक नज़र वैशाली को देख के बोला, आंटी गवर्नमेंट जॉब है, अभी जम्मू में रहता हूँ, स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और खुद का एक छोटा सा स्कूल भी खोला हुआ है। सुषमा जी गवर्नमेंट जॉब सुन के तो और इम्प्रेस हो गई। उनको निया के लिए मुकुंद पसंद आ गया था। सुषमा जी ने ये बात धीरे से अपने हस्बैंड से भी शेयर कर ली थी। मुकुंद को हंसते मुस्कुराते सबके साथ प्रेम से बातें करते देख उनके हस्बैंड को भी मुकुंद पसंद आ गया था और वो भी सुषमा जी की बात से सहमत हो गए थे। सभी को लग रहा था मुकुंद इतना काम कर रहा है और अभी तक जानू के घर में बना हुआ है और कल भी जानू को स्टेज पर लेकर आया था तो ज़रूर जानू का कोई रिश्तेदार होगा। सुषमा जी मुकुंद से और थोड़े सवाल करने लगी, जैसे मुकुंद के माँ पापा क्या करते हैं, तो मुकुंद ने उनको बताया वो दोनों एक बीमारी के चलते 1 साल पहले गुजर गए और वह अकेला बच्चा था तो अभी अकेला है। अब तो सुषमा जी घोड़े पर सवार थी निया की शादी मुकुंद से करवाने के लिए। एक तो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, ऊपर से अकेला है और अब तो सास ससुर का भी टेंशन नहीं। निया को तो पलकों पर बैठा के रखेगा। नेचर भी अच्छा है, कितना प्यार से सबसे बात कर रहा है, कितना काम कर रहा है। सुषमा जी फुल इम्प्रेस थी। लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है किसी के हंसते चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। 1 घंटे की मुलाकात में आप किसी की असलियत नहीं जान सकते। पर पहले के ज़माने के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती थी और ऐसे ही ज़रा सी मुलाकात से एक अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी कीमत बाद में उस लड़की को चुकानी पड़ती है जिसका हाथ गलत लड़के के हाथ में चला जाता है। कुछ लोगों ने सही शादी को किस्मत का जुआ कहा है। आधी शादियां तो बस किस्मत के भरोसे कर दी जाती है। वही हाल सुषमा जी का था। उनसे भी इंतज़ार नहीं हुआ और वो मुकुंद से बोली, बेटा वैसे ये बात बड़ों के बीच होने वाली होती है पर कोई बड़ा ना होने की वजह से यह बात मुझे तुमसे करनी पड़ रही है। मुकुंद बोला, क्या बात है आंटी? सुषमा जी बोली, बेटा तुम हमें बहुत पसंद आई। मेरी एक बेटी है निया, तुमने कल उसे सगाई में देखा ही होगा, तो अगर तुमको पसंद हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहती हूँ। मुकुंद 2 मिनट को शांत हो गया। जानू के पेरेंट्स भी शौक हो गए थे। उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला लेकिन जानू ने दोनों को इशारे से शांत रहने को कहा तो बेचारे दोनों अपनी बेटी के आगे शांत हो गए। शौक तो वैशाली भी थी। वो इतनी प्यारी बच्ची का हाथ कभी मुकुंद जैसे बेकार इंसान के हाथ में ना जाने दे, पर वो मना करे तो कैसे? उसने अगर कुछ बोला तो सुषमा जी उसके ऊपर भड़क जाएगी और नॉर्मल सी बात गहरे युद्ध में तब्दील हो जाएगी। वैशाली ने मुकुंद की तरफ देखा। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुकुंद हाँ ना करे, पर भगवान ने इस बार वैशाली की नहीं सुनी और मुकुंद ने कुछ खतरनाक सोचते हुए थोड़ा नज़रें झुका के हिचकिचा के कहा, अब मैं क्या बोलूँ? जैसा आप बड़ों को सही लगे, एक बार आप निया से ज़रूर पूछ ले। सुषमा जी खुशी से बोली, बेटा हमारी पसंद ही निया की पसंद होगी। बोलते हुए सुषमा जी ने मिठाई उठाई और मुकुंद के मुंह में रख दी और उसको गले से लगा के बोली, सोचा नहीं था लड़की की सगाई करने आऊँगी और लड़की के लिए हीरा मिल जाएगा। मुकुंद कुछ नहीं बोला लेकिन उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कान थी जो वैशाली देख सकती थी और वैशाली का जी किसी अनहोनी से घबरा रहा था। मुकुंद पता नहीं क्या चाहता है। एक तरफ उससे आज चलने को बोल रहा है, दूसरी तरफ उसने निया से शादी करने के लिए हाँ कर दी। क्यों? वैशाली मुकुंद जैसे बेकार इंसान के गंदे दिमाग में क्या चल रहा है इस बात का अंदाज़ा लगा पाती। उससे पहले मुकुंद ने अपनी दूसरी चाल चली। मुकुंद थोड़ा हिचकिचा के सुषमा जी से बोला, आंटी जी मेरी आज की वापसी की ट्रेन है। सुषमा जी बोली, अरे बेटा इतनी जल्दी? मुकुंद बोला, हाँ आंटी, यहाँ बस सगाई के लिए आया था।
सुषमा जी कुछ सोच के बोली, तो बेटा आज ही रोके की रस्म कर लेते हैं। एक बार बात पक्की हो गई तो आगे तो बातें और आना जाना होता रहेगा। मुकुंद जो चाहता था वो हो गया था। तो फिर वो भोला बनते हुए बोला, मैं क्या बोलूँ, जैसा आपको ठीक लगे। सुषमा जी तो घोड़े पर सवार थी। उन्होंने तुरंत रोके की तैयारी करने के लिए बोल दिया। वैशाली तो समझ ही नहीं पा रही थी ये सब कैसे रोके। जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू हो गई थी। निया को भी फ़ोन करके बुला लिया गया था। उस बेचारी को तो कुछ बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। वैशाली को पूजा की थाली और लड़के को देने के लिए शगुन रेडी करने को बोला गया। रोका जानू के घर से ही था और सारी तैयारियां वहीं से हो रही थी। वैशाली भी परेशान सी पूजा की थाली सजा रही थी कि मुकुंद उसके पास आया और बोला, तुम खुश हो ना। वैशाली ने मुकुंद की तरफ देखा तो अब उसको गुस्सा आ गया। मुकुंद आगे बोला, मैंने तुम्हारे घर से बाहर निकलने का इंतज़ाम कर दिया। तुम रोके का कुछ सामान लेने जा रही हो, ऐसा बोल के घर से निकलना और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वैशाली गुस्से में खड़ी हुई और इस बार अपने आप को मजबूत करते हुए मुकुंद को करारा जवाब देने जा रही थी। पर सुषमा जी आ गई और वैशाली से बोली, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? जल्दी से थाली लगा के निया को तैयार करने के लिए ले जाओ। सुषमा जी फिर मुकुंद से बोली, बेटा ये है ही ले जी, बहुत धीरे धीरे काम करती है। तुम चलो, मैंने अपने भाई को बुला लिया है, वो इसी शहर में रहता है तो तुरंत आ गया। चलो तुमको उससे मिलवा दूँ। मुकुंद वैशाली को देख के आंख मारते हुए वहाँ से चला गया। वैशाली ने गुस्से में मुकुंद को देखा, फिर निया को लेकर जानू के घर से अपने घर आ गई। निया भी परेशान और कुछ सदमे में थी, क्या करे। उसको अभी शादी नहीं करनी थी और इतनी जल्दी में तो बिल्कुल नहीं, पर अपनी माँ के आगे वो क्या करे, इसलिए वो भी उदास और शांत थी। वैशाली इसी टेंशन में थी कि कैसे ये रोका रोके कि वैशाली ने निया से पूछा, निया शिव कहाँ है? निया बोली, वो भाभी भाई को रास्ते में उनके कुछ दोस्त मिल गए थे तो वो उनके साथ चले गए। वैशाली और उदास हो गई। वैशाली को लगा था शिव और निया की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तो शिव होता तो शायद शिव सुषमा जी को समझा पाता। शिव तो गायब ही था। वैशाली शिव को कॉल करके बुलाती। उससे पहले शाश्वत घर आ गया और वो कुछ सीरियस लग रहा था। वैशाली शाश्वत को देख के बोली, अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? शाश्वत सीरियस फेस के साथ बोला, हाँ। वैशाली बोली, ठीक है, आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने को बना देती हूँ। शाश्वत ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। जल्दी शाश्वत आया तो वैशाली उसको चाय और नाश्ता देने लगी तो शाश्वत वैशाली को परेशान देख के बोला, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? वैशाली क्या बताती, इसलिए वो बात को छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं, वो अभी निया का रोका है, उसकी वजह से काम ज़्यादा है। शाश्वत बोला, रोका? इतनी जल्दी? लड़का कौन है? वैशाली लड़का कौन है सुन के थोड़ा घबरा गई और उसका हाथ थोड़ा कांप गया और ये बात शाश्वत ने नोटिस कर ली और वो वैशाली का हाथ पकड़ के सीरियस टोन में बोला, क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। आज शाश्वत की आंखों में उसे प्यार नहीं, कुछ नाराज़गी दिख रही थी। वैशाली को शांत देख के शाश्वत उसको अपनी बगल वाली चेयर पर बैठा के बोला, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? वैशाली के दिल में डर ने जगह ले ली। क्या शाश्वत को पता चल गया मुकुंद के बारे में? वैशाली लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाई। शाश्वत फिर उसका हाथ अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम बिना डर के बेझिझक मुझसे अपनी हर एक बात शेयर कर सकती हो। पति पत्नी का रिश्ता एक दोस्त का भी होता है। वैशाली की आत्मा बोलने लगी कि वो शाश्वत को सब बता दे, लेकिन दिमाग बोल रहा था, पति तो पति ही होता है, पहले मीठी मीठी बातें करके विश्वास दिला के सब जान लेता है, फिर उम्र भर उस बात को लेकर परेशान करता है। और ये मामला तो बहुत सेंसिटिव है, उसको खुद ही सब हैंडल करना पड़ेगा। सोच के वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, सब ठीक है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? शाश्वत वैशाली को देखने लगा तो वैशाली उससे नज़रें चुरा के फिर नाश्ता करने लगी। शाश्वत अब कुछ नहीं बोला और अपना नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर में सुषमा जी निया को बुलाने आई तो वैशाली निया को लेकर जानू के घर पहुंच गई। निया को मुकुंद के बगल में बैठाया गया। सुषमा जी ने वैशाली को शगुन का सामान लाने को बोला तो वैशाली लड़के को देने के लिए शगुन का सामान लेने दूसरे साइड आ गई। मुकुंद भी बहाने से वैशाली के पास आया और बोला, जल्दी निकलो यहाँ से, ट्रेन का टाइम हो रहा है। इस बार वैशाली मानसिक रूप से तैयार थी,
इसलिए तुरंत मुकुंद से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे। मुकुंद वैशाली को देखते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो। वैशाली भी थोड़ा गुस्से में बोली, सच बोल रही हूँ, मैं शांत हूँ तो तुम अपनी हद से बाहर चले गए। तुम समझते क्या हो अपने आप को। तुम बोलोगे और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। मुकुंद गुस्से में वैशाली को देखते हुए बोला, तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। वैशाली बोली, बिल्कुल भी नहीं, और ये ख्याल दोबारा अपने सपने में भी मत लाना। मुकुंद बोला, ठीक है, फिर मैं निया के साथ रोका कर लेता हूँ। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। मुकुंद पैर पटकते हुए आया और निया के बगल में बैठ गया। जल्दी ही निया और मुकुंद का रोका हो गया और वैशाली कुछ नहीं कर पाई। सुषमा जी के आगे कुछ बोलना वर्ल्ड बोर छेड़ना था। मुकुंद भी शातिर नज़रों से वैशाली को देख रहा था। रोका होते हुए रात हो गई थी। रोके के बाद सभी का खाना जानू के घर पर ही था। शाश्वत और शिव को भी बुलाया गया था, पर दोनों आए नहीं थे। वैशाली सबको खाना सर्व कर रही थी कि जब वो मुकुंद के पास खाना सर्व करने के लिए पहुंची तो मुकुंद ने ज़बरदस्ती वैशाली का हाथ पकड़ के चुपके से उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी। वैशाली ने घूर के मुकुंद को देखा तो मुकुंद शातिर मुस्कान मुस्कुरा दिया और सबसे बोला, मीठा इतना हो गया है कि खाना खाने का मन नहीं है, आप लोग खा लीजिए। वैसे भी मेरी ट्रेन का टाइम निकल चुका है, मैं कल की कोई दूसरी ट्रेन बुक कर लेता हूँ, बोल के मुकुंद वहाँ से चला गया। वैशाली ने भी वो पर्ची चुपके से ओपन करके पढ़ी तो उसमें लिखा था, मुझे घर के बाहर पीपल के पेड़ के पास मिलो। अगर तुम नहीं आई तो शादी भी कल तक हो जाएगी। फिर मैं निया के साथ क्या करूँगा, तुम समझदार हो, इसलिए जल्दी मुझसे मिलो आके। वैशाली घबरा गई। वो मुकुंद से ऐसे अकेले मिलने नहीं जा सकती, और अगर नहीं गई तो मुकुंद ने शादी की बात छेड़ी तो वो शादी रोक भी नहीं पाएगी। ना चाहते हुए भी उसको मुकुंद से मिलने जाना पड़ेगा। सोच के वैशाली ने सबसे कहा, मैं शिव और उनको देख के आती हूँ, उन दोनों ने खाना खाया कि नहीं। भूमि जी बोली, ठीक है बेटा जाओ। वैशाली तुरंत घर के बाहर चली गई। जानू वैशाली को देख के मुस्कुरा रही थी। वैशाली घर से कुछ दूर पेड़ के पास आई तो मुकुंद खड़ा ड्रिंक कर रहा था। वैशाली थोड़ा और डर गई। मुकुंद वैशाली के पास आया और बोला, क्या बोला तुमने, मेरे साथ नहीं चलोगी। वैशाली मुकुंद से 4 कदम दूर हो गई और बोली, तुमने ड्रिंक की हुई है, हम कल दिन में बात करते हैं। बोल के वैशाली जाने के लिए पलटी तो मुकुंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैशाली डर से कांप उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुकुंद से बोली, मेरा हाथ छोड़ो। मुकुंद ने वैशाली का हाथ छोड़ के उसको दोनों बाजू से पकड़ लिया और बोला, कितना सती सावित्री बनने का नाटक करोगी। जब खुश नहीं हो उस शाश्वत के साथ तो चलो मेरे साथ। अच्छे से जानता हूँ तुमने मजबूरी में शादी की। मंदिर में शादी कर लेने को शादी करना बोलते हैं। आज तक 4 लोगों के सामने शाश्वत ने बोला है तुम उसकी पत्नी हो। कैसे बोलेगा, गवार जो ठहरा। बस पैसा कमा लेने से या अंग्रेजी सीख के 4 शब्द अंग्रेजी में बोल लेने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। गवार हमेशा गवार रहता है। वो चौथी पास तुम्हारे खड़े रहने के काबिल नहीं है। तुम बस पैसों की वजह से उसके साथ होना, तो मेरे पास भी कम पैसा नहीं है। एक लड़की जैसे पैसों के लिए अपनी उम्र से 2 गुनी बड़ी उम्र के लड़के से शादी कर लेती है। वैसे तुमने भी उस चौथी पास से कर ली, पर अच्छा ही किया। अब तुम्हारा मंगल दोष कम हो जाएगा, वो मर जाएगा, फिर हम साथ रहेंगे। वैशाली की आंखें गुस्से से लाल पड़ गई। आंखों से आंसू तो पहले से ही झरने जैसे बह रहे थे, पर अब तो हद थी। उसने जोर से मुकुंद को धक्का देकर दूर किया और उसके गाल पर एक तमाचा लगाते हुए बोली, बस अब और एक शब्द नहीं। मुकुंद अपने गाल पर हाथ रख के गुस्से में वैशाली को देखने लगा। वैशाली उसको गुस्से में देखते हुए बोली, एक और शब्द मत बोलना मेरे पति के बारे में, समझे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूँगी। मुकुंद वैशाली के पास आया और उसको फिर से पकड़ते हुए बोली, क्या करेगी बता, वो तो वैसे भी मरेगा, जानती है ना, घोर मांगलिक है तुम। वैशाली गुस्से में रोते हुए और साथ में चिल्लाते हुए मुकुंद को मारते हुए छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मुकुंद नशे में अपने होश खो चुका था। वो वैशाली का मुंह दबाते हुए बोला, कितनी भूख है तुझे पैसों की, जो तुझे शाश्वत के साथ ही रहना है। और हाँ, वो मर जाएगा तो हिस्सा भी तो लेना होगा तुझे, इसलिए उसके मरने का इंतज़ार कर रही है। वैशाली की आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। वो शाश्वत के लिए एक गलत शब्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने ज़ोर से मुकुंद के पैर पर पैर मारा तो मुकुंद ने उसको छोड़ दिया। वैशाली ने तुरंत वहाँ से भागने का सोचा, पर वैशाली 2 कदम ही भागी थी
कि मुकुंद ने उसको भाग के पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए बोला, कहाँ भाग रही है। वैशाली रोते हुए मुकुंद से छुड़ने के लिए मचलने लगी तो मुकुंद वैशाली को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। वैशाली पूरा जोर लगा के मुकुंद को रोक रही थी, लेकिन उसकी ताकत मुकुंद के आगे कुछ नहीं थी। मुकुंद बस वैशाली को ज़बरदस्ती किस करने ही वाला था कि कुछ डॉग आके मुकुंद के ऊपर भौंकने लगे। मुकुंद ने वैशाली को किस करना छोड़ के वैशाली के बालों से उसको कस के पकड़ लिया और डॉग को लात मार के वहाँ से भगाने लगा। पर बाल खींचने से वैशाली और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो डॉग भी वैशाली की चीखें सुन के और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। मुकुंद ने वैशाली के मुंह को कस के बंद किया और उसको खींचते हुए अंधेरे में ले जाने लगा। वैशाली अपने हाथ पैर चलाते हुए मुकुंद से बचने की कोशिश करने लगी, पर मुकुंद वैशाली को 2 कदम ही खींच कर ले गया होगा कि उन डॉगी ने मुकुंद को घेर लिया और उसके पैर में काटने लगे। मुकुंद चीख पड़ा और वैशाली को छोड़ के उन डॉगी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो डॉगी और गुस्से में आ चुके थे। वो 4 डॉगी बुरी तरह मुकुंद को काटने में लगे थे। वैशाली मुकुंद के छोड़ने से ज़मीन पर पूरी तरह गिर पड़ी थी और अपने सामने का नज़ारा देख के वही पेड़ से टेक लगाकर सिकुड़ के बैठ गई थी। वैशाली की रूह तक कांपी हुई थी। वो लगभग सदमे में थी। ये उसके साथ जो हादसा हुआ वो उसके दिल दिमाग सब पर जोर से लगा था। मुकुंद का भी सारा नशा उड़ चुका था। वो जैसे तैसे डॉगी से बच के अंधेरे में भाग गया था, पर डॉगी ने उसका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया था। मुकुंद भाग के गया तो डॉगी कुछ देर अंधेरे में देख के भौंकते रहे, फिर वैशाली के पास आए और उसके हाथ पैर चाटने लगे। वैशाली कुछ अपने सेंस में आई और डॉगी को ध्यान से देखा तो ये वही 4 डॉगी थे जिनको वो रोज़ शाश्वत के साथ खाना देने आती थी। वैशाली अब फूट फूट के रो दी। वैशाली के कानों में शाश्वत की वो बात गूंजने लगी, इंसान से ज़्यादा वफादार ये जानवर होते हैं। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये अपनी दोस्ती हर वक्त निभाते हैं। वैशाली को आज पहली बार इन डॉग से डर नहीं लग रहा था। शाश्वत ने सच्ची बोला था, जानवर हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बस 2 रोटी की वफादारी आज कितने अच्छे से निभाई थी इन जानवरों ने। वैशाली बैठी फूट फूट के रो रही थी और वो डॉगी उसको चाटने में लगे थे। उन डॉगी को लग रहा था वैशाली उनको खाना देने आई है, पर वैशाली को उन जानवरों को देख के और रोना आ रहा था। आज वो जानवर ना होते तो वो मुकुंद जैसे इंसान रूपी जानवर से कैसे बचती। पर अब वैशाली ने सोच लिया था वो शाश्वत को सब बता देगी। उसने मुकुंद के इस रूप की कल्पना नहीं की थी। अगर निया की शादी मुकुंद से हो गई तो उसको बाद के लिए अब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। बाद में चीज़ें और बिगड़ गई तो और वह शादी नहीं रोक पाई तो बेचारी निया का क्या होगा। सब सोचते हुए वैशाली ने अपने आंसू पोंछे और भागते हुए घर आई और शाश्वत को ढूंढने लगी, पर शाश्वत कहीं नहीं था। वैशाली ने लैंडलाइन फ़ोन से शाश्वत को कॉल किया, पर शाश्वत का फ़ोन लगातार बिजी जा रहा था। वैशाली परेशान होने लगी। शाश्वत इस समय पर इतना किससे बात कर रहा है कि उसको बैक कॉल तक नहीं कर रहा, पर वैशाली इतना ज़रूर समझ गई थी शाश्वत घर पर नहीं है। वैशाली परेशान थी, करे तो क्या करे। मुकुंद अपनी कोई चाल चले उससे पहले उसे कुछ करना होगा। हाँ, वो ये भी जानती थी उसने मुकुंद के खिलाफ मुंह खोला तो उसके ऊपर भी दाग लगेंगे, पर किसी मासूम की ज़िंदगी खराब होने से तो अच्छा ही था वो अपने ऊपर दाग झेल ले। वैसे भी खुशियाँ तो अभी कुछ महीनों से नसीब हुई है, बाकी 8 साल तो दुखी उठा रही थी आगे और सही। पर वैशाली करे तो करे क्या। इस समय उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो फिर सोफे पर बैठ के रोने लगी कि शिव वहाँ आया और वैशाली को रोते देख के हैरान हो गया और उसके पास आया तो वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली की हालत देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई। वैशाली के बाल बिगड़े हुए थे, हाथों पर उंगलियों के लाल निशान पड़े थे, साड़ी भी मिट्टी से गंदी थी। वैशाली की हालत बहुत थी सामने वाले को ये समझाने के लिए कि आखिर वैशाली के साथ क्या हादसा हुआ। शिव शौक में वैशाली के पास बैठ गया और गुस्से में बोला, टीचर किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा। वैशाली एकदम से चौंक गई। उसने शिव की तरफ देखा तो शिव बहुत गुस्से में लग रहा था। वैशाली की तो सांसें अटकी हुई थी, वो क्या बोले शिव से, पर शिव वैशाली का हाथ पकड़ के बोला, टीचर बोलो, तुम तो जानू के घर पर थी ना। वैशाली की आंखों में जानू के घर के नाम से और डर झलक आया था। शिव को समझने में देर नहीं लगी कि जानू के घर में ही किसी ने वैशाली के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की।
शिव वैशाली का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ और बोला, चलो। वैशाली डर से शिव को देखने लगी। शिव उसे कहाँ ले जा रहा है? वैशाली के मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मुँह से कुछ नहीं निकल रहा था। शिव वैशाली को जानू के घर लेकर पहुंचा तो वहाँ का माहौल भी सीरियस होकर रखा था। मुकुंद भी वहाँ मौजूद था। सभी वैशाली को देखने लगे, पर शिव ने जैसे ही मुकुंद को वहाँ देखा, उसका गुस्सा चरम पर पहुँच गया। उसका वैशाली से पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि इसने उसके साथ बदतमीज़ी की। शिव को मुकुंद की शक्ल अच्छे से याद थी और वो कल मुकुंद को पार्टी में देख के थोड़ा परेशान भी हो गया था कि मुकुंद किसकी तरफ से पार्टी में आया है, पर मुकुंद गायब हो गया था तो शिव को दोबारा दिखा नहीं। शिव ने वैशाली का हाथ छोड़ा और सीधा मुकुंद का कॉलर पकड़ के उसको मारने लगा। सभी हैरान हो गए। शिव मुकुंद को मारते हुए बोला, तुझे तो उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। पर शिव आगे कुछ बोलता उससे पहले सुषमा जी आगे आई और शिव को मुकुंद से दूर करके शिव को तमाचा लगाते हुए बोली, बस हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होने वाले दामाद पर हाथ उठाने की। शिव हैरान हो गया और बोला, इस घटिया इंसान से आपने निया का रोका कर दिया। सुषमा जी चिल्लाते हुए बोली, बस अब और नहीं, तुम्हारी भाभी पहले बहुत तमाशा कर चुकी है। शिव गुस्से में बोला, टीचर ने तमाशा किया या फिर इस घटिया इंसान ने टीचर के साथ मिसबिहेव किया? सुषमा जी बोली, तुम हमें ना बताओ क्या किसने किया। ये लड़की अपने कपड़े फाड़ के आएगी तो क्या सच बदल जाएगा? शिव हैरान हो गया और सुषमा जी से बोला, आज मैं अपनी हद पार ना करूं तो अच्छा होगा। आप अपनी घटिया जबान बंद रखें। सुषमा जी ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन में शिव को मुकुंद और वैशाली की उस दिन रोड वाली, फिर ढाबे के बाहर वाली और अभी पेड़ के पास वाली फ़ोटो दिखाई और बोली, ये देखो तुम्हारी टीचर पहले से मुकुंद को जानती है और जब से मुकुंद यहाँ आया है उसके पीछे पड़ी है और आज मुकुंद का रोका निया के साथ देख के इसको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये मुकुंद के पीछे बहाना बना के गई और उसके साथ यहाँ से भागने की जिद करने लगी। मुकुंद नहीं माना तो उसने मुकुंद पर पत्थर मारा। सुषमा जी फिर मुकुंद की तरफ उंगली दिखा के बोली, वो देखो मुकुंद के सिर पर चोट, पट्टी बंधी है पर चोट तो नकली नहीं है। पट्टी के बंधने के तरीके से समझ आ रहा है कितनी गहरी चोट लगी होगी इस बेचारे को। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने मुकुंद की तरफ देखा तो मुकुंद एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा दिया। मुकुंद जानता था इस हादसे के बाद वैशाली ज़रूर किसी न किसी को सच बता देगी, इसलिए वैशाली से पहले मुकुंद ने सबको अपने हिसाब से सच बता दिया और वैशाली को गलत साबित कर दिया। शिव घूर के वैशाली और मुकुंद की फ़ोटो देख रहा था। सुषमा जी फिर शिव से बोली, क्या बोलना चाहोगे अब अपनी टीचर के बारे में कि ये इतनी कैरेक्टरलेस है? क्या कर रही है ये इन फ़ोटो में मुकुंद के साथ? पर ये सब छोड़ो, अभी का बताओ, अभी ये उस सुनसान जगह क्यों गई थी? है कोई जवाब तुम्हारी इस टीचर के पास? बोलते हुए सुषमा जी ने वैशाली की तरफ देखा और बोली, बोलो, अपनी सफाई नहीं दोगी? वैशाली क्या बोलती, वो वैसे ही डरपोक थी, ऊपर से उसके कैरेक्टर पर उंगली उठ चुकी थी। वैशाली कुछ नहीं बोली तो सुषमा जी फिर बोली, मैं बोलती हूँ सच, मुकुंद सबको सच ना बता दे, इसलिए ये अब इतना नीचे गिर गई कि अपना हुलिया बिगाड़ के यहाँ आ गई ताकि सब इसको बेचारी समझे। पर ये लड़की ये नहीं समझ पाई, झूठ झूठ ही होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। सुषमा जी फिर भूमि जी से बोली, देख भूमि, बोला था ना, सिर मत चढ़ा बहू को, देख कैसे इज्जत उतारी है इसने तुम्हारी। भूमि जी ने अपनी नज़रें नीची कर ली। आंखों में आंसू तो उनके भी थे, पर वो सही गलत में अंतर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुकुंद ने पहले अपना पक्ष इस तरह से रखा कि कोई भी उसकी बातों में आ जाए। ऊपर से जानू ने भी फ़ोटो दिखा के इस बात को अपनी आंखों से देखा, ऐसा बताया। उस समय जानू वही थी और उसने मुकुंद और वैशाली की एक साथ फ़ोटो खींच ली थी कि शाश्वत को दिखा सके। पर जब मुकुंद ने वैशाली के साथ मिसबिहेव किया तो जानू को लगा अब तो उसका रास्ता क्लियर है। इस हादसे के बाद शाश्वत वैशाली को कभी नहीं अपनाएगा और उसके पास ये फ़ोटो है ना, ये साबित करने के लिए कि वैशाली मुकुंद को पहले से जानती थी। पर वैशाली भगवान की कृपा से बच गई तो जानू ने ये प्लान सोचा और मुकुंद का साथ देते हुए वैशाली को सबकी नज़रों में गलत साबित कर दिया। वैशाली का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। सब उसके खिलाफ है, उसके बोलने पर भी कोई अब उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि गई तो वही थी ना मुकुंद से मिलने। वैशाली ने सबकी शक भरी नज़रें अपने ऊपर देख के आस ही छोड़ दी। कोई उसको समझेगा कि उसने कुछ नहीं किया, वो कैरेक्टरलेस नहीं है,
वैशाली का इस समय जान देने का मन कर रहा था। एक तो वो उस हादसे से अभी तक ठीक से बाहर नहीं आ पाई थी और अब करैक्टर लेस होने का स्टैंप उसके ऊपर लग गया। बहुत मुश्किल होता है ऐसी किसी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रख पाना। वैशाली को तो वैसे भी सभी दबाते ही रहते थे। अपने लिए आवाज़ उठाना उसके लिए इतना आसान नहीं था, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं था। वैशाली सारी आशा छोड़ चुकी थी, छोड़ती भी क्यों ना, सारी चीज़ें तो उसके खिलाफ है। उसको पहले ही शाश्वत को सब बता देना चाहिए था। अगर वो समय रहते सब बता देती तो ये सब ना होता। किसी ने सच्ची कहा है, हम बस सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं और सही समय कभी नहीं आता, तो जो समय मिले उसमें अपने काम कर लेने चाहिए। वैशाली को अब अफसोस हो रहा था। आज तो शाश्वत ने भी उससे पूछ लिया था, कोई बात है क्या। वो चाहती तो सब बता देती, लेकिन डर की वजह से बोल ही नहीं पाई। पता नहीं शाश्वत कहाँ है, पता नहीं अब आगे उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। वैशाली अपना सिर नीचे किए खड़ी रोते हुए सब सोच रही थी। उसको तो ऐसा लग रहा था वो मर क्यों नहीं जाती। अपने ऊपर करैक्टर लेस होने का दाग सुनने से अच्छा तो मौत आ जाए। लगभग सभी ने मुकुंद की बातों पर विश्वास करके वैशाली को गलत समझ लिया था। शिव ने भी मुकुंद की तरफ देखा तो मुकुंद बेचारा बनने का नाटक करते हुए बोला, हर बार लड़के गलत नहीं होते। उस दिन भी तुमने मेरी बात एक बार भी सुने बिना मुझे मारने लगे थे। मैं चाहता तो पलट के मार सकता था, पर मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था कि वैशाली पर कोई दाग लगे। हम दोनों की जॉब ट्रेनिंग एक साथ हुई है, तब एक दो बार बात हुई होगी वैशाली से, बाकी हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। लेकिन उस दिन बस ऐसे ही टकरा गए हम दोनों। पर वैशाली ने मुझे देखते ही कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है। मैं ले जाऊंगी उसको अपने साथ। मैं तो शौक हो गया था, हम तो दोस्त भी नहीं थे। ट्रेनिंग टाइम के बाद मुझे तो शक्ल तक याद नहीं थी इसकी, पर अचानक से वैशाली के प्रपोज करना और ऐसे बोलना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। फिर वैशाली ने मुझे ब्लैकमेल करके उस दिन ढाबे पर बुलाया कि मैं उसको ले जाऊं। मैं वैशाली को वहां समझाने पहुंचा कि मैं तो उसको ठीक से जानता तक नहीं, वो मुझे कॉल करना बंद करे। शिव शांति से मुकुंद की बात सुन रहा था। मुकुंद आगे बोला, पर कल सगाई से वैशाली मुझे परेशान कर रही है और अभी मैं अपनी टिकट बुक करने के लिए बाहर गया था तो वैशाली मेरे पीछे आ गई और ज़बरदस्ती मुझे सुनसान जगह पर बात करने के बहाने ले गई और मुझसे बोलने लगी वो शाश्वत के साथ खुश नहीं है, वो मेरे साथ चलना चाहती है। मैंने मना किया तो बोली अगर मैं उसको अपने साथ नहीं ले गया तो वो मुझे जेल पहुंचा देगी। मैं मामले को सबके सामने नहीं लाना चाहता था। जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं उसके बारे में कुछ बोल के उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे डर था अगर वैशाली ने कुछ ऐसा किया जिससे पुलिस केस हुआ तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरी सरकारी नौकरी है, बस ज़रा सी FIR से मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसलिए मुझे सबको सब बताना पड़ा। मुकुंद ने फिर हाथ जोड़ के वैशाली से कहा, वैशाली जी आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। अगर आपको शाश्वत से दूरी जाना है या फिर आपको अपनी शादी से कोई दिक्कत है तो आप अपने मायके वालों से बोलिए, मुझे मत बीच में खींचिए। वैशाली सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी। सुषमा जी बोली, कैसे अपने मायके वालों से बोलेगी, वो तो पहले ही इसकी हरकतें देख के इसको छोड़ के बैठे हैं। अकेला लड़का देखा तो अपने सिकंजे में फंसाने लगी। वैशाली को अब सबकी बातें सुन के चक्कर आ रहे थे। शिव ने सिर घुमा के एक बार वैशाली को देखा, फिर सुषमा जी से बोला, ये फ़ोन किसका है। जानू आगे आई और बोली, मेरा। शिव ने एक नज़र जानू को देखा, फिर वहीं टेबल पर रखा छोटा सा कांच का फ्लावर पॉट उठाया और सीधा सुषमा जी के सिर पर फोड़ दिया। सुषमा जी के साथ साथ बाकी सब भी चीख पड़े, सबकी आंखें फट गई। राहुल जल्दी से आगे आया और सुषमा जी को पकड़ के शिव पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या किया तुमने, पागल हो क्या। शिव बोला, अब अपनी माँ को बोलना, अपनी घटिया ज़बान बंद रखे, समझा, वरना अभी तो सिर पर बस पोट फोड़ा है, अब अपनी घटिया जुबान खोली तो सीधा सिर फोड़ दूंगा। सभी शिव को हैरानी से देखने लगे। सभी शिव की इस हरकत से डर गए थे। शिव ने फिर जानू की तरफ देखा और बोला, तो ये फ़ोन तुम्हारा है। जानू ने डर से कदम पीछे लेते हुए अपना सिर हामी हिला दिया। शिव ने गुस्से में जानू के बिना सोचे समझे तमाचा लगा दिया और बोला, तुमसे घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी जैसी घटिया लड़कियों को देख के ही किसी ने कहा होगा
औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये इंसान टीचर के साथ मिसबिहेव कर रहा था और तुम वहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। जानू ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और शिव को हैरानी से देखने लगी। जानू के पापा तुरंत आगे आए और शिव पर चिल्लाते हुए बोले, शिव ये क्या बदतमीज़ी है। शिव बोला, अंकल बदतमीज़ी तो अभी तक की ही नहीं मैंने, वरना जितना जुल्म करना गलत है उतना देखना भी। उस हिसाब से तो मुझे जानू के खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, और आप अपनी बेटी की हरकतें मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाइए। जानू के पापा थोड़े डाउन हो गए। शिव आगे बोला, ये लड़का आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या कर रहा है ये लड़का यहाँ? मैं आपके सभी रिश्तेदार और जानू के फ्रेंड को अच्छे से जानता हूँ। सुषमा जी अब हैरान हो गई। उनको तो अभी तक यही लग रहा था मुकुंद जानू का कोई रिश्तेदार है, और उन्होंने यही बात सबको बताई थी। शिव को भी अभी तक यही खबर थी कि कोई जानू का रिश्तेदार है जिसके साथ निया का रोका हो रहा है। पर शिव ने जब मुकुंद को देखा तो सब समझ गया। जानू और मुकुंद अपने ही फैलाए झूठ में फंस चुके थे। वो तो शिव ने समझदारी दिखा के जानू के झूठ को पकड़ लिया था। जानू के पापा ने भी सिर नीचे कर लिया, क्योंकि जानू ने उनको मना किया था सबको बताने के लिए कि मुकुंद उनका कुछ नहीं लगता। वो तो बस जानू का दोस्त है, और दोस्त भी ऐसा जिससे कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई है जानू की। अब जानू के पापा क्या बोलते, इसलिए पूरी तरह शांत पड़ चुके थे। शिव फिर मुकुंद की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो क्या बोल रहा था तू? टीचर ने तुझे कॉल करके बुलाया। बोलते हुए शिव ने मुकुंद को मुक्का जड़ दिया था। मुकुंद लड़खड़ा के ज़मीन पर गिर पड़ा। शिव मुकुंद को फिर उठा के मारते हुए बोला, जिसके फ़ोन में बस 3 लोगों के नंबर सेव है वो तुझे कॉल करेगी, और तेरा नंबर उसे मिला कहाँ से? सपने में आया होगा ना। शिव की बातें सुन के वैशाली उसको देखने लगी। वैशाली को फ़ोन रखने की आदत नहीं थी। कई बार शिव वैशाली के फ़ोन में गेम खेला करता था, क्योंकि वैशाली के फ़ोन में कोई ऐप या व्हाट्सएप के सिवा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से वैशाली के फ़ोन की मेमोरी खाली थी, और शिव मस्त उसमें अच्छे ज़्यादा जीबी के गेम लोड करके खेलता था, जिससे शिव को पता था वैशाली के फ़ोन में कुछ भी नहीं है। वो बस शाश्वत को फ़ोन करने के सिवा और फ़ोन में कुछ नहीं करती। वैशाली की आंखों से आंसू बस पानी जैसे बह रहे थे, लेकिन अब शिव के लिए उसके दिल में इज्जत और प्यार और बढ़ गया था। लेकिन शिव मुकुंद को मार रहा था तो मुकुंद की चोटों पर लग रही थी, जहाँ डोगी ने उसको काटा था, जिससे उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो गया था। शिव फिर मुकुंद को मारते हुए गाली देकर बोला, तू मुझे समझता है, तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूँगा। जिस लड़की ने फ़ोन टूटने पर अपना फ़ोन नहीं बनवाया वो तुझे ब्लैकमेल करेगी, या फिर तू उसे ब्लैकमेल कर रहा था? वो तुझे ज़बरदस्ती सुनसान जगह ले गई तो बच्चा है जो उसने जिद की और तो चला गया। पागल समझता है मुझे। टीचर रोज़ वहाँ भाई के साथ डॉग को खाना देने जाती है। आज भाई नहीं थे तो शायद वो अकेले गई होगी, और उसे कहाँ पता था तेरे जैसा डॉग उसके पीछे पहुँच जाएगा। सभी शिव की बातें ध्यान से सुन रहे थे। सबकी नज़रों में अब सच भी आ रहा था। वैशाली की आंखों से तो बस नदियाँ बह रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था शिव उसको इस कदर समझेगा, उसका साथ देगा। मुकुंद की हालत चोट लगने की वजह से खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो शिव को रोक नहीं पा रहा था। शिव मुकुंद को और मारते हुए बोला, गलती तेरी नहीं है, मेरी है। उस दिन टीचर की बात सुन के तुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उस दिन तेरी हड्डियाँ तोड़ देनी चाहिए थी, तो आज तेरे हाथ बदतमीज़ी करने के लिए नहीं उठते। खुद भोला भाला बन के मेरे टीचर पर दाग लगाने की गलती नहीं करता। बोल सच क्या है? मुकुंद की अब बोलने वाली कंडीशन नहीं बची थी। शिव फिर भी उसको मारते हुए बोला, बोल सच क्या है? बोल, तू पीछा कर रहा है टीचर का या फिर इस जानू का साथ दे रहा है? तुम दोनों भाइयों टीचर की शादी तोड़वाना चाहते हो ना? मुझे अब सब समझ में आ रहा है। जानू की शादी भाई से नहीं हुई तो वो तुझे ले आई भाई की शादी तोड़वाने के लिए। तभी मैं सोचूं जानू ने राहुल से शादी करने के लिए हाँ कैसे की, क्योंकि जानू तो मेरी फैमिली में सबको जानती है। सोचा होगा शादी के बहाने मेरे घर में घुसेगी और मेरे भाई भाभी की शादी तोड़वा देगी। शिव ने सिर घुमा के जानू की तरफ देखा और बोला, सही बोला ना मैंने? जानू के फेस के सारे रंग उड़ गए। सभी ने जानू की तरफ देखा तो उसके फेस पर डर देख के सब समझ चुके थे शिव ने जो बोला सच बोला। शिव फिर मुकुंद को मारते हुए बोला, बोल कितने पैसे दिए जानू ने तुझे? पर अब मुकुंद की हालत खराब हो चुकी थी। मुकुंद बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। शिव ने गुस्से में मुकुंद को देखा तो मुकुंद की शर्ट पर खून देख के उसकी आंखें छोटी हो गई।
शिव नीचे बैठा और मुकुंद की शर्ट खोली तो उसकी बॉडी में कई जगह पट्टी बंधी थी और पट्टी से खून बह रहा था। शिव ने पट्टी हटाई तो काटने के निशान साफ समझ में आ रहे थे। शिव ने फिर सुषमा जी की तरफ देखा जो अपने सिर पर हाथ रख के बैठी थी। उनके सिर पर कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उनका सिर जरूर घूम गया था। शिव ने सुषमा जी को देखते हुए कहा, देख लो आंखें फाड़ के, क्या हुआ होगा वहाँ पर। अब सब अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो, इसके जख्म साफ बता रहे हैं। टीचर वहाँ सुनसान जगह पर क्यों गई और वहाँ के डॉगी ने इस डॉगी का क्या हल किया, क्योंकि इंसान अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जानवर नहीं। बाकी अब मुझे नहीं लगता मुझे टीचर के लिए सफाई देने की ज़रूरत है, और तुम लोगों को मैं इस लायक भी नहीं समझता कि आगे सफाई दूं, इसलिए बहुत ऐसे खा पी लिया। अब बोरिया बिस्तर उठाओ और दफ़ा हो। सुषमा जी आंखें बड़ी करके शिव को देखने लगी तो शिव उठ के वैशाली के पास आया और बोला, टीचर तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी खुद की सोच गंदी होती है वो हमेशा गंदा ही देखते हैं सामने वाले में, और अब शायद इन सबको इनके सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे, कौन सच्चा था और कौन झूठा। वैशाली शिव को आंखों में आंसू लिए प्यार से देख रही थी। शिव फिर भूमि जी से बोला, अपनी बहन को विदा करके आ जाइएगा और बोल दीजिएगा दोबारा कदम ना रखे मेरे घर में। बोल के शिव पुलिस को कॉल करते हुए वहाँ से चला गया। जानू भी डर गई, उसको लगा कहीं शिव उसके खिलाफ भी कंप्लेन ना कर दे, इसलिए वो भूमि जी से बोली, आंटी मुझे नहीं पता था ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये बस दोस्त है मेरा, पर मुझे नहीं पता था ये ऐसा गंदा इंसान है। इसने ये फ़ोटो मुझे भेजी थी और मैं कुछ नहीं जानती। भूमि जी ने गुस्से में जानू को देखा और वहाँ से चली गई।